नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, प्राप्ति की लागत का आशय यानी मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। संपत्ति को प्राप्त करने की लागत का आशय उस मूल्य से है जो संपत्ति के मालिक ने उसे प्राप्त करने में व्यय किया था। कि अगर कोई भी किसी भी संपत्ति का मालिक है तो उसने कोई भी संपत्ति प्राप्त की होगी यानी खरीदी होगी, तो उसके खरीदने में जो व्यय हुआ है उसके द्वारा किया गया है उसको ही कहा गया है कि संपत्ति की प्राप्ति की लागत। किसी भी पूंजी संपत्ति को क्रय करने के संबंध में प्राप्त ऋण पर ब्याज चुकाया गया है तो इस ब्याज को भी संपत्ति प्राप्त करने की लागत में शामिल किया जाएगा। यानी अगर कोई भी पूंजी संपत्ति खरीदी गई है और उस पूंजी संपत्ति को खरीदने में कहीं से लोन वगैरह भी लिया गया है और उस पर ब्याज दिया गया है तो उस ब्याज को भी उसी लागत में शामिल किया जाता है, बशर्ते यह ब्याज अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि यह ब्याज जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिडक्ट किया जा रहा है, उसको इनकम टैक्स एक्ट के अधीन किसी और प्रोविजन में उसको वहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है, यानी उसका लाभ वहाँ पे नहीं लिया गया हो तो यहाँ पर उसको शामिल किया जाएगा ब्याज को। किसी संपत्ति को क्रय नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य संपत्ति के बदले में प्राप्त किया गया है तो संपत्ति को बदले जाने वाले दिन प्राप्त की गई संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा तो 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य यानी फेयर मार्केट वैल्यू को संपत्ति की प्राप्त की लागत के रूप में प्रयोग करने का करदाता को विकल्प प्राप्त होता है। यानी यहाँ से कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ले लिया जाता है। आप लोग इस बात को समझेंगे। ह्रासमान संपत्तियों की दशा में बात की जा रही है किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के बारे में आएगा। अगर ऐसी संपत्तियां हैं तो जो यहाँ पे डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं उसकी बात की जा रही है। ऐसी संपत्ति की प्राप्ति जो करदाता को बिना प्रतिफल के प्राप्त हुई हैं, यानी ऐसी कोई संपत्ति है जो करदाता को मिली है लेकिन करदाता ने क्या किया है, उसके बदले में कुछ दिया नहीं है, बिना प्रतिफल के मिल गई है वह संपत्ति। यदि करदाता ने किसी संपत्ति को स्वयं क्रय नहीं किया है और न ही उसका स्वयं निर्माण कराया है किंतु उसे संपत्ति बिना प्रतिफल का भुगतान किए निम्न दशाओं के अंतर्गत प्राप्त होती है तो उसके लिए उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत वह होगी जो उसे पूर्व संपत्ति के स्वामी के लिए संपत्ति की लागत है। भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति है उसको यहाँ पर वैसे ही कोई संपत्ति मिल गई है, मान लीजिए जैसे किसी प्रिय व्यक्ति ने उसको दे दिया, ठीक है ना, समझ के चलिए किसी भी व्यक्ति के उसके ससुर ने दे दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति देने वाला है उसके पास यानी वह क्या कहा जाएगा, वह पूर्व मालिक कहा जाएगा। तो उसके पास जो संपत्ति की लागत थी वही लागत मान ली जाती है। इसमें पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के व्यय एवं सुधार के व्यय दोनों का योग संपत्ति प्राप्त करने की लागत होती है। सारी की सारी कंडीशंस वही मान ली जाती हैं जो पूर्व स्वामी के समय की होती हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां संपत्ति व्यक्ति के द्वारा क्रय नहीं की जाती किंतु बिना कुछ मूल्य चुकाए उपहार, वसीयत आदि में प्राप्त हो जाती हैं और बाद में वह व्यक्ति उसका विक्रय कर देता है यानी उसको बेच देता है। उपहार में प्राप्त हुआ, उसको बेच दिया तो उस संपत्ति का क्रय मूल्य पूर्व मालिक की लागत मानी जाएगी। जो यहाँ पे बात कही गई है आप लोग ध्यान देंगे इस बात को।
कोई भी संपत्ति वसीयत में प्राप्त हो रही है, उसके माता पिता से प्राप्त हो रही है, उसके बेचने के बारे में बात की जा रही है। वे संपत्तियां जब करदाता को संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त होती हैं, कहा जा रहा है कि वे संपत्तियां जो करदाता को बिना प्रतिफल के प्राप्त होती हैं, निम्न दशाओं में संपत्ति पर पूंजी लाभ की गणना करते समय पूर्व मालिक की लागत को विचार में रखा जाएगा। और कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, उस कंडीशन में जो भी कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी संपत्ति प्राप्त करता है और उसके बदले में कोई भुगतान नहीं करता है, तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दशाएं हैं जिनको शामिल किया जाता है और पूर्व मालिक की लागत को वहां पे कंसिडर किया जाता है, उन दशाओं की बात की जा रही है। जिसमें पहला है हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर संपत्ति का वितरण। दूसरा है भेंट अथवा वसीयत, गिफ्ट और विल के अंतर्गत प्राप्त हुई संपत्ति। तीसरा है उत्तराधिकार यानी सक्सेशन पर प्राप्त संपत्ति। चौथा है एक बैंकिंग कंपनी का अन्य बैंकिंग संस्था के साथ एकीकरण के अंतर्गत हस्तांतरण की दशा में हस्तांतरणकर्ता बैंक की लागत को विचार में लाया जाएगा। पांचवा है फर्म व्यक्तियों के समुदाय यानी AOP, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के विघटन पर संपत्ति का वितरण। छठवां है कंपनी के समापन यानी डिसोल्यूशन पर संपत्ति का वितरण। सातवां है एक खंडनीय अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत हस्तांतरण। सातवां है किसी नियंत्रक यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी 100% सहायक कंपनी को हस्तांतरण अथवा ऐसी 100% यानी 100% सहायक कंपनी द्वारा अपनी सुधारी कंपनी को हस्तांतरण अथवा एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एकीकरण करने वाली संपत्ति को संपत्ति का हस्तांतरण। नौवां है हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के किसी भी सदस्य द्वारा परिवार की संपत्ति में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मिलाने की स्थिति में परिवार के लिए पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो परिवार के हस्तांतरक द्वारा उस संपत्ति को प्राप्त करने में व्यय की गई थी। दसवां है किसी प्रन्यास यानी ट्रस्ट के हस्तांतरण द्वारा प्राप्त संपत्ति। और 11वां यानी अंतिम है एकीकरण यानी अमलगमेशन की किसी योजना के अंतर्गत एकीकृत होने वाली विदेशी कंपनी द्वारा एकीकरण करने वाली विदेशी कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के अंशों का पूंजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरण। तो ये बातें कही गई हैं संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के बारे में, यानी कोई भी संपत्ति प्राप्त हो रही है तो उसके लागत की गणना कैसे की जाएगी, कैसे हम लोग देखेंगे कि उसका कॉस्ट कितना आया हुआ है, यहाँ पर हमने समझ लिया इस वीडियो में। न्यूमेरिकल में जैसे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे सारी की सारी बातें हमें क्लियर होती जाएंगी। थ्योरी इसलिए बताया जा रहा है आप सभी को कि आप लोग एग्जाम में ऑन टाइम कम समय में अच्छा नंबर लेके आ पाए। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।